पेरुसल जीएस रिसर्च पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग मित्रों? तो यूपीपीसीएस 2021 का सेकंड पेपर सामान्य अध्ययन जर्नल स्टडी सेकंड पेपर को देखते हैं, आपके पॉलिटिक गवर्नेंस और आईआर के सेक्शन को, कि सेकंड पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका कि नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। तो काफी कॉमन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनजीओ के बारे में कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में इनका क्या क्या योगदान है। तो इसमें आप कुछ ऐसे एनजीओ के एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनसे बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, जैसे इला भट्ट का एनजीओ है, सेवा है, मजदूर शक्ति संगठन है राजस्थान वाला। कई सारे ऐसे हैं जिनसे आपके आरटीआई, नागरिक सिटीजन चार्टर और कई सारे बड़े बड़े जो आपके रूल्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि आपका अन्ना हजारे के बेस पे जो मूवमेंट चला था भविष्य में, उससे आपका लोकायुक्त वगैरह और उसके अलावा भी कई सारे ऐसे मूवमेंट हुए हैं जिनसे कि आपकी राज्य या केंद्रीय सरकारों ने बड़े बड़े अधिनियम पारित किए हैं। तो कुछ ऐसे 3 से 4 अच्छे एग्जाम्पल देख के, खासकर एनजीटी की स्थापना और भी कई सारे ट्रिब्यूनल तक मतलब स्थापित किए गए हैं जब लोगों के द्वारा डिमांड की जाती है, आंदोलन किया जाता है, जिसमें एनजीओ के काफ़ी बड़े सपोर्ट हैं। तो आप कुछ ऐसे एनजीओ के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत में नागरिक अधिकार पत्र प्रभावी नहीं बन सके हैं, इन्हें प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। तो देखिए, पहले तो आप नागरिक अधिकार पत्र को अच्छे से यहां परिभाषित करिए 2 लाइन में, उसके बाद थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि आप यूके की बता सकते हैं, फिर इन्हें प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। तो यहां पर भारत के संदर्भ में इसकी कमियां दिखाई जा सकती हैं और अच्छे एग्जाम्पल पे आपका सिंगापुर मॉडल है और खासकर यूके और यूएसए के आप कुछ अच्छी जो मतलब प्रक्रिया है उन्हें यहाँ पे दे सकते हैं, कोड कर सकते हैं, मतलब फ्लो चार्ट, कंटेंट फ्लो चार्ट भी इसमें बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, निर्धनता और भूख से जुड़े मुद्दे भारत की चुनावी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो निर्धनता और भूख से जुड़े हुए मुद्दे और चुनावी राजनीति, इस पे आपको एक बैलेंस आंसर लिखना है और थोड़ा सा आप निर्धनता और भूख संबंधी जो आंकड़े हैं यूएनडीपी के, वो भी यहाँ आपको कोट करने चाहिए। भारत की गरीबी और खासकर भूखमरी संबंधी जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स का विवरण है वो सब यहाँ आपको कोट करना चाहिए। और फिर भारत की चुनावी राजनीति के संदर्भ में कुछ उदाहरण आप उठा के दे सकते हैं जिन जिन राज्यों में आपके इन सब विवादों या इन सब मुद्दों से उठे हुए राजनीति में कुछ परिवर्तन या चेंजेस आए हैं। तो इस तरह से आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ रखने हैं। देखिए, चौथा प्रश्न है कि संविधान की जो उद्देशिका है, संविधान, देखिए उद्देशिका के यहाँ पर आपको संविधान की उद्देशिका संविधान के आधारभूत लक्षण और मानव गरिमा की वृद्धि को प्रतिज्ञान करती है। तो पहले तो संविधान की जो उद्देशिका के आपके बड़े बड़े तत्व हैं, चाहे वो उसमें पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, समाजवादी और आपके गणतंत्र की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो ये सारे उसके जो कीवर्ड हैं, उन कीवर्ड को एक सब हेडिंग में, एक उप शीर्षक या शीर्षक में लेते हुए, और इसके साथ कुछ जो आपके पुराने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, शंकरन का है, आपका शंकरी प्रसाद है, गोपालन है, ये सारे आपको ऑर्डर्स ऐड करते हुए यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहिए। मित्रों, जब आप राज व्यवस्था या पॉलिटी के आंसर को कोड कर रहे हैं तो आपको संविधान के अनुच्छेद और जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, तो आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बहुत अच्छे से लिखने चाहिए। ठीक है, तो आगे प्रश्न पे चलते हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का वर्णन। तो देखिए, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध की बात हो रही है, तो यहां पर आपको वित्त आयोग, खासकर इस समय जो है आपका 15वां वित्त आयोग 41% की सिफारिश है, और भी जो इसकी 3 से 4 बड़ी सिफारिशें हैं उन्हें लिखते हुए यहाँ पर केंद्र राज्य के संबंधों पर आपको पुंछी सरकारी आयोग की सिफारिशें और आपके वेंकट चलैया जो आपके संविधान समीक्षा आयोग है उसके अगर कोई प्रोविजन है या फिर किसी कमेटी कमीशन के द्वारा और भी चीजें सुझाई गई हैं तो वो आपको यहाँ पर कोट करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स तक आपको यहाँ लिखने चाहिए इस संबंध में अगर कोई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के प्रभाव और भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का प्रभाव, तो ये आपको आंसर पूरा लिखना है। भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में संसदीय समितियों की भूमिका, तो ये काफी वास्ट क्वेश्चन है। संसदीय जो समितियां हैं दोनों टाइप की, उनके आप यहाँ पर उदाहरण एग्जाम्पल देके सारा लिख सकते हैं कि संसद की कार्यप्रणाली को किस प्रकार एक अच्छी नीति को पास करने के लिए या किसी भी जो अधिनियम है उसे पारित करने में या उसकी समीक्षा में किस तरह की ये भूमिका निभाती हैं। और इसके साथ खासकर जब आप संसद या ये बड़े प्रोविज़न के बारे में लिखते हैं तो आपको बाकी देशों के साथ तुलना करके भी लिखना चाहिए। अगर आपको यूके, यूएसए, कुछ वहाँ की अच्छी प्रक्रियाएं
अच्छी व्यवस्थाएं आपको पता है तो आप यहाँ कोट कर सकते हैं कि थोड़ी भिन्नता दिखा सकते हैं आप यहाँ पर। G20 शिखर सम्मेलन रोम के प्रमुख विषय के बारे में टिप्पणी कीजिए, यहाँ पर है। तो आपका ये जो अभी आपका G20 शिखर सम्मेलन रोम है तो उसके प्रमुख आपको विषय जो बड़े बड़े मुद्दे यहाँ उठाए गए हैं उन सब के बारे में यहाँ लिखना था। भारत एवं नेपाल के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के पीछे चीनी कारक की भूमिका। तो यहाँ पर आपको भारत नेपाल के मध्य कौन कौन से विवाद हैं जो उठते रहते हैं और खासकर नेपाल, भारत और चीन की जो सीमा का क्षेत्र है यहाँ पर आपको सीधा यहाँ पर मैप बनाना चाहिए। आपको यहाँ पर भारत का आपको पूरा ये क्षेत्र का पूरा मैप बना के यहाँ पर लोकेट करना चाहिए। नेपाल और चाइना वाला पूरा एंगल जो है, खासकर जो बड़ी बड़ी समस्या है वो उनको आपको दिखाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था के समक्ष मुख्य चुनौतियां। तो राजस्व व्यवस्था जो है अर्निंग की उसके समक्ष यहाँ पर मुख्य जो चुनौतियां हैं वो सारी आपको यहाँ पे लिखनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न इस बार यूपी पीसीएस ने चेंज किया है, जैसे कि राजस्व व्यवस्था की मुख्य चुनौतियां हैं या फिर आपका ये इस तरह के किसी सम्मेलन के प्रमुख विषय को पूछ लेना करंट के। आप इसे ज़्यादा टफ नहीं कह सकते। अभी तक के जो 10 प्रश्न हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा तो आप एक सामान्य एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर समस्या नहीं आएगी। फिर है आपका एक जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका। तो लोक सेवाओं की भूमिका एक जनतांत्रिक व्यवस्था में का भारत के विशेष संदर्भ में यहाँ विवेचना करनी है। तो यहाँ पर लोक सेवाओं की जो भूमिका है, किन किन क्षेत्रों में ये कार्य करती है, सारे ही यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल, जितना ज़्यादा मल्टी डायमेंशन आप लोक सेवाओं की भूमिका को दिखा सकते हैं जनतांत्रिक व्यवस्था में, चाहे वो केंद्र द्वारा नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन संबंधी हो, किसी सोशल स्कीम से जुड़ा हुआ आपको कोई उदाहरण पता है, खासकर किसी आईएएस के द्वारा कोई अच्छी इनिशिएटिव है, तो एक तरह से आप बिल्कुल यहाँ नीति शास्त्र के प्रश्न को समझते हुए यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रश्न लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उदाहरण काफ़ी देने चाहिए। इस प्रश्न में काफ़ी बड़ी गुंजाइश है, आप जितनी चाहे उतनी इनोवेशन इस प्रश्न में आप भर सकते हैं कंटेंट के नाम पे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन और कार्यों का वर्णन करते हुए इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसने 2004 में के बाद ये आपका 2011 में जो आपका विजिल ब्लोअर अधिनियम जो कि 2011 में लाया गया था, तो 2011 का विजिल ब्लोअर जो है वो इसी के मतलब सिफारिश के आधार पे लाया गया था। ये आपका संथानम समिति जो है 1962-64 की सिफारिशें उसी के आधार पे इसको गठित किया गया है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन और खासकर इसके कार्यों का वर्णन करना है कि ये क्या क्या कार्य करता है, किस तरह से ये भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है, ये सारी चीज़ें आपको इस प्रश्न में देनी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण गरीबी कम करने के अधिकार कैसे देता है। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मनरेगा का, तो मनरेगा की आप जो ग्रास रूट की रिपोर्ट है, खासकर इस बार के बजट का जो आवंटन है और यूपी का जो मनरेगा को लेकर जो बजट का आवंटन है, ये सारे बजट आवंटन के आंकड़े आपको देने चाहिए। यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ का जो कोर पीडीएस सिस्टम है रोजगार को ज़्यादा सशक्त करने वाला, वो एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। और भी कई सारी अगर आपको इससे जुड़ी हुई चीज़ें पता है तो करंट यहाँ पर ऐड करने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। फिर है भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है परंतु इसकी आत्मा एकात्मक है। ये सामान्य एकदम बेसिक क्वेश्चन है आपका। इसके बाद है कि उन मुख्य उपायों की विवेचना कीजिए जिनके द्वारा भारतीय संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो यहाँ पर आपको भारतीय संसद कार्यपालिका आप समझ ही रहे हैं, जो आपकी मंत्रिपरिषद है, तो भारतीय संसद किस तरह से नियंत्रण रखती है। तो नियंत्रण के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि अलग अलग तरह की कटौतियां या प्रस्ताव लाए जाते हैं, उन सब का विवरण दीजिए। कई सारी समितियां हैं जो कि मूल्यांकन करती है और बिलों का और विनियोग वित्त विधेयक वगैरह सारी चीज़ें, इन सब को आप काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ वैरायटी है कंटेंट को देने की, अगर आपने इस प्रश्न को सही से आराम से समझा है तो। फिर है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सफलताओं को सीमित करने वाली समस्याओं को, ठीक है, विश्लेषण करना है। इन समस्याओं का सामना करने में 73वां संवैधानिक संशोधन कितना सफल रहा है। सामान्य प्रश्न है लेकिन यहाँ भी आपको आंकड़े सही देने होंगे। देखिए कभी भी जो आपका सेकंड थर्ड पेपर है यहाँ पर जीएस के, आप जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट देते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपकी डाटा और फैक्ट के द्वारा क्या होनी चाहिए, जस्टिफाई होनी चाहिए। आपको जस्टिफाई करना चाहिए कॉन्सेप्ट को हमेशा डाटा
फैक्ट के द्वारा। डाटा के बहुत सारे टाइप है, आप यहाँ पे रिपोर्ट्स दे सकते हैं, मंत्रालयों के विवरण दे सकते हैं, यहाँ पर आप कई सारे उद्धरण या उदाहरण दे सकते हैं। तो हमेशा जो अपनी कही गई बात है उसे अच्छे उदाहरणों, अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा हमेशा उसकी पुष्टि कीजिए, आपको बड़े अच्छे अंक मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे आपका प्रश्न है कि सार्वजनिक धन जो है के संरक्षक के रूप में देखिए कैग आ गया। तो यहाँ कैग, सीधी सी बात है, कैग को लिखते समय सबसे पहले संविधान में जो इसका विवरण है उन अनुच्छेदों की बात कीजिए, उसके बाद संरक्षक के तौर पे कैसे भूमिका निभाता है। और इसमें आप पुराने एग्जाम्पल भी, जैसे 2G स्कैम के समय विनोद राय जी की जो भूमिका है, वर्तमान के जो कैग हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई बात है। खासकर कैग ने रेलवे में जो आपकी खाने की क्वालिटी है उस पर भी कई बार चीज़ें बोली हैं। तो कैग को सिर्फ एक जगह मत दिखाइए, कैग को आप एक क्वालिटी चेक करने वाले एक इंस्टीट्यूट के तौर पे हर जगह दिखा सकते हैं। खासकर जो PSUs हैं उसके निरीक्षण में इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी हैं। तो वैरायटी दिखाइए कैग की, बिल्कुल करंट को बहुत अच्छे से ऐड कीजिए इसमें। तो जितनी ज़्यादा वैरायटी आयाम होते हैं एग्जामिनर उतना ही आपसे इम्प्रेस होता है। और कंटेंट फ्लो चार्ट भी आपको बनाने चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्कटिक परिषद आ गई, इसकी संरचना और कार्यक्रम पे आपको यहाँ टिप्पणी देनी है। फिर अफगानिस्तान में भारत के सॉफ्ट पावर राजने के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर आप सॉफ्ट पावर समझ पा रहे होंगे। सॉफ्ट पावर क्या होती है कि जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर आपका बामियान क्षेत्र साइट है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, भारत बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो हम पुल बना रहे हैं, यहाँ पर बिजली की अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह, या फिर यहाँ के विद्यार्थियों को भारत में पढ़ने के लिए जो हम सब्सिडीज़ वगैरह सुविधाएँ और जहाँ किसी भी तरह की तकनीकी नवोन्मेष संबंधी जो R&D के लिए हम खर्च या पैसा देते हैं, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट पावर में ही आती है। आपकी हर तरीके से जिस चीज़ का भी प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर और भारत अपने पक्ष में उसे कर पा रहा है अफगानिस्तान को, ये सारे ही आपके जो कंपोनेंट है सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। जैसे कि हम चाबहार तक अपनी पकड़ बनाने के लिए अफगानिस्तान से कई सारे सलमा डैम हमने बनाया है, उसके अलावा रोड हमने जोड़ा है यहाँ पर। तो कई ये सारी ही चीज़ें आपकी यहाँ पर सॉफ्ट पावर के तौर पे ऐड होंगी। $2 बिलियन तक का हमने यहाँ पर मतलब कम रेट पे जहाँ पे लोन दिए गए, ये सारे सॉफ्ट पावर के इशू है। इसका मूल्यांकन करना है आपको, कुछ उसके पॉजिटिव, नेगेटिव, और खासकर यहाँ भी आपको चाइना, पाकिस्तान और जो भारत ने भविष्य के लिए अशकाबाद समझौता है, उसके अलावा जो हमारा INTC पूरा जो उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर को जोड़ता हुआ हम एंगल बना रहे हैं, उन सबको भी आप लिंक कर सकते हैं कि कैसे अफगानिस्तान सपोर्ट करेगा भारत को उन चीज़ों में। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अब्राहम समझौता। देखिए पुराना है, ये 2020 वाला उठा के यहाँ पर दिया गया है। अब्राहम समझौता दिया गया है। UAE, इजराइल और पश्चिम एशिया की राजनीति में एक नई शुरुआत है। तो यहाँ पर इसे आप दिखा सकते हैं और यहाँ पर मैप भी बना सकते हैं। अफगानिस्तान में भी आप मैप बना सकते हैं। आर्कटिक परिषद के क्षेत्र को भी आप मैप में लोकेट कर सकते हैं। खासकर पॉलिटी में आप ना कंटेंट फ्लो चार्ट जरूर बनाया करो। अगर आपने कैग में कुछ नहीं बनाना तो कम से कम आप भारतीय संविधान नीचे कैग लिख के उसके आर्टिकल या फिर उसकी संरचना संबंधी आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। तो किसी भी तरह का कंटेंट फ्लो चार्ट बनाइए, वो ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छा करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी भी चीज़ को अच्छे से बताना चाहते हैं तो जो भी आपकी कही हुई बात है, चाहे वो आपकी कही हुई अवधारणा या कॉन्सेप्ट है, हमेशा उसे डाटा और फैक्ट के द्वारा जस्टिफाई कीजिए। हमेशा एग्जाम्पल दीजिए हर कही गई बात का। तो फ्रेंड्स, ये पूरा आपका GS सेकंड पेपर है। तो पेपर तो काफ़ी अच्छा आया है, थोड़ा सा पुराना इन्होंने करंट ऐड किया है। तो अगर आपने डाटा इसमें अच्छे से दिया है तो इस पेपर में भी आपके जो मार्क्स हैं वो आप बड़े आराम से 100+ अपना स्कोर को लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक, शेयर, बिलो कमेंट्स कीजिए। आपका कोई भी सवाल हो, खासकर जो नए विद्यार्थी हैं जिन्हें 2022 की मुख्य परीक्षा में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें आगे अपना UP PCS का प्री निकालना है, तो आप किसी भी तरह का आपका सवाल हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रखिए, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, पैरासोल GS रिसर्च को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।